Hello everyone, a very good morning to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in SST NCERT series. जैसा कि आप सभी को पता है क्लास 6 एंड क्लास 8 की हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। ये क्लास 7 की हिस्ट्री है। ओके, आप सभी को पता है कि एग्जामिनेशन में टाइम कम है, तो मैंने एक पोल भी किया है कि मैं क्लासेस 2 से 3 कोशिश करूँगी कि मतलब हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी तो चलानी ही चलानी है, बट मुझे टाइम मिले मैं पॉलिटी भी चलाऊं, जिसमें आपका ये हो कि एसएसटी की एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस आने हैं या एसएसटी का एनसीईआरटी का सिलेबस पूरा कंप्लीट करा पाऊँ। ओके, तो बस आपको करना ये होगा कि क्लासेस को ध्यान से सुन लेना होगा। ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हो आप सुन लो, और वीडियोस को प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, क्योंकि एक वीडियो पहुंचने में मुझे 2 घंटे का समय लगता है, तब जाके ये वीडियो आप पे पहुंच पाती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये चैप्टर है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। ठीक है, क्या क्या हजारों वर्षों में परिवर्तन हुए हैं उसकी जांच पड़ताल से रिलेटेड, मतलब क्या क्या सामने आया, वही कुछ इस चैप्टर में दिया हुआ है। देखिए, ये जो आपको इमेज दिख रही है, ये इमेज कुछ और नहीं है, ये इमेज है एक मैप, ये हमारे इंडिया के मैप की। ठीक है, अब ये आप कहेंगे ये कैसा मैप है, तो देखिए ये जो ये मैप है, ठीक है, ये 1154 में किसने बनाया था? अल इदरीसी अल इदरीसी द्वारा 1154 में बनाया गया था। बट इस मैप में और अब के मैप में थोड़ी थोड़ी सी सिमिलैरिटी, ये आपको जो दिख रहा है ये पर्टिकुलर एरिया, तो ये आपका दक्षिण का एरिया है, जिसे इन्होंने ऊपर के एरिया में दिखा दिया, मतलब उत्तर के में दिखा दिया है ना। और ये एरिया अब इसके 600 वर्ष बाद देखेंगे तो ये एरिया आपको नीचे दिखाई देगा, यानी कि दक्षिण में दिखाई देगा। ठीक है, तो पहले का ये मैप है। ओके, और ये किसने बनवाया था? 1154 में अल इदीसी ने बनवाया था। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि 12वीं सदी के भूगोल वेत्ता अल इदीसी के द्वारा बनवाया गया दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा था। ठीक है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप की भूमि से समुद्र तक दिखाया गया। ओके, नाउ एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, हमने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ लिया है। प्राचीन भारत का इतिहास आरंभ से 700 तक हम बोल सकते हैं प्राचीन था। फिर 700 से लेकर के आपका ये 1750 तक हमारा हम ईस्वी तक हम बोल सकते हैं कि मध्यकाल रहा, है ना। 1750 ईस्वी तक मध्यकाल रहा, और 1750 ईस्वी के बाद आपका आधुनिक काल आएगा इसमें। ओके, इससे पहले का प्राचीन था, ये वाला मध्य है, और जो हम इस बुक में पढ़ेंगे इसके बाद का आधुनिक या फिर मॉडर्न हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको थोड़ा सा मैं बता दूं। देखिए, ये इन्होंने बनवाया था ना। अब इस मानचित्र में, और एक ये पहला मानचित्र है, अभी दूसरा मानचित्र मैं आपको दिखाऊंगी। वो मानचित्र 1720 में बनाया गया है। ये वाला मानचित्र जो है मैप, ये इसका ये एरिया वहाँ पे उत्तर में दिखाया गया, जो यहाँ पे दक्षिण में दिखाया गया है। ओके, तो ये 1720 में बनवाया गया था। ओके, तो इसमें ये इन्होंने ये बताया है कि इन दोनों नक्शे एक ही इलाके के लोगों द्वारा बनाया गया है, मगर काफ़ी अंतर है। जो उनका उत्तर था तो वो उनका दक्षिण है। ठीक है, ये वाली बात है। अल इदीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत को ढूंढेंगे। तो इन्होंने यही बोला है ना, ये अल इदीसी का दक्षिण भारत क्या है जिसे हम उत्तर में ढूंढेंगे, वो दक्षिण में है, ये इन्होंने बताया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है जो 1720 में ये बनाया है। ये आपका किसने बनाया है? तो ये बनवाया गया है गिवलाम द लिस्से ने 1720 में ये मानचित्र दिया। ठीक है, जो आज के मानचित्र से मिलता जुलता है। ओके, ना देखिए, अब पहले मानचित्र और दूसरे मानचित्र में लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था, लेकिन दोनों में कितना डिफरेंस है आप देख सकते हो। ओके, और ये वाला मानचित्र आपके मानचित्र से हमारे मिलता है, हमारे मैप से। ओके, यही इंफॉर्मेशन है, जो जो इम्पोर्टेंट है वही हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है नई और पुरानी शब्दावलियाँ। देखिए, नई और पुरानी शब्दावलियाँ में ये है कि
समय के साथ साथ हम देखते हैं तो सूचनाओं के संदर्भ में भी बदलाव आते हैं, है ना। भाषा के अर्थों में भी बदलाव आते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और कई भाषाएं समय समय के साथ बहुत बदलती हैं। ओके, मध्य युग की जो फारसी है आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है, डिफरेंट है ना। और ये भिन्नता व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, मतलब खाली ग्रामर में और वर्ड्स में ही डिफरेंस नहीं आया है, उसके साथ साथ शब्दों के मीनिंग में भी डिफरेंस आया है ना। अर्थ में भी भिन्नता देखने को मिली है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम एक शब्द लेते हैं, हिंदुस्तान शब्द ही लिया, ठीक है। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार देखिए, हिंदुस्तान हमने शब्द लिया, इसे हम आज आधुनिक राष्ट्र या राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। लेकिन 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय क्या था। जब इन्होंने 13वीं सदी में मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय था पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। ओके, ये इन्होंने बोला कि हिंदुस्तान शब्द को लिया और 13वीं सदी में मिनहाज ए सिराज ने जब इस वर्ड को लिया तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, देखिए फिर कितना डिफरेंस आ जाता है। 16वीं सदी में ही क्या डिफरेंस आता है, 16वीं सदी की स्टार्टिंग में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया, उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों, यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए, ठीक है। बाबर ने 16वीं सदी में इन सब चीज़ों के लिए, पशु पक्षियों, यहाँ के निवासियों की संस्कृति, इन सभी के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। ओके, नाउ यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। मतलब जो 16वीं सदी में बाबर ने प्रयोग हिंदुस्तान शब्द का किया पशु पक्षियों के लिए, यहाँ के लोगों की संस्कृति के लिए, और इसका मैच 14वीं सदी के कवि जो थे अमीर खुसरो, उनके द्वारा जो प्रयुक्त हुआ था हिंद शब्द, उससे कुछ मैच खाता था। मतलब इनकी विचारधारा और 16वीं सदी में बाबर ने जो प्रयुक्त किया था कुछ मैच करता था। ओके, देखिए, मगर भारत का एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द के वे राजनीतिक और आर्थिक अर्थ, देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट उदाहरण के तौर पे हम एक शब्द लेते हैं विदेशी। देखिए अब ये विदेशी क्या है, जैसे सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए आप। अब देखिए जैसे ये विदेशी शब्द का दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं, ये सीधा सा वर्ड है जो हम आज समझते हैं, वो उस टाइम कुछ डिफरेंट था। इसका मीनिंग क्या था वो देखते हैं, ठीक है। आज हमारे लिए इसका अर्थ तो भिन्न है। ऐसे व्यक्ति जो भारतीय ना हो भाई, वही तो विदेशी, हम लोग तो विदेशी उसी को बोलेंगे। मगर मध्य युग में, है ना, क्या होता था कि किसी गांव में आने वाला कोई अनजान व्यक्ति, मतलब कोई अगर किसी गांव में दूसरे गांव से आया है, ठीक है, तो उसे वो लोग क्या कहेंगे, विदेशी कह देते थे। मतलब उसी गांव में अगर वो रह रहा है, किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, तो वो उसके लिए विदेशी नहीं है। अगर दूसरे गांव से आ गया तो क्या हो गया, वो विदेशी हो गया। उस पर्टिकुलर उन गांव वालों के लिए वो पर्सन, दूसरे गांव वाला, विदेशी हो जाता था, ठीक है। तो ये बताया गया है इस चैप्टर में। ओके, अब इन्होंने ये भी बोला कि ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी, है ना, क्योंकि अजनबी मतलब फारसी में जानते नहीं तो अजनबी, हिंदी में परदेसी, दूसरे देश से आया, मतलब दूसरा देश, वो लोग दूसरे गांव को दूसरा देश बोलते थे, ठीक है। तो यही चीज़ बताया गया है। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है इतिहासकार और उनके स्रोतों के बारे में। हमने पहले ही पढ़ा था कि 700 से 1750 ईस्वी तक हमारा मध्य युग या फिर मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले 700 से पहले हमारी एंशियंट या फिर प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं। 1700 बाद वाला जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं या फिर आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए अभी भी, मतलब इस टाइम भी क्या करते थे, सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर रहते थे उस टाइम पे भी, मतलब मध्य काल में भी। ओके, यही इन्फॉर्मेशन मिली है। नेक्स्ट बात क्या है
देखिए, इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्रियों की संख्या और विविधता आश्चर्य रूप से बढ़ गई थी। मतलब इस युग में, मध्य युग में क्या हुआ था कि जो लिखित प्रमाण या अभिलेख या साक्ष्य जो भी है मिले हैं, वो ज़्यादा संख्या में मिले हैं। ठीक है, तो ये आश्चर्यजनक चीज़ थी कि भाई एकदम से कैसे बढ़ गई। तो देखिए, एकदम से कोई चीज़ बढ़ी है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होगा कि भाई कैसे मिल रहे हैं इतने सारे स्रोत या फिर साक्ष्य। तो ये हुआ था कि उस दौरान कागज़ का मूल्य या फिर कागज़ क्रमशः सस्ता हो गया था, है ना। उस टाइम कागज़ जो है क्रमशः सस्ता हो गया था और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा था। इसलिए ठीक है, लोग क्या करते थे, धर्म ग्रंथ, शासक के वृत्तांत, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब, करों के खाते आदि लिखने में इसका प्रयोग करने लगे, है ना। ठीक है, धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ, मंदिर, पांडुलिपियां एकत्र किए जाते थे। अब ये पांडुलिपि क्या है, पांडुलिपि को पुस्तकालय और अभिलेखागार में रखा जाता था। पांडुलिपि और दस्तावेज से इतिहासकार को बहुत सारी जानकारी मिलती थी, मगर साथ ही इनका उपयोग भी बहुत कठिन था। देखिए, अभिलेखागार आपके सीटेट में पूछा गया, अभिलेखागार इंपॉर्टेंट है। अभिलेखागार में हम लोग ने पहले भी पढ़ा था, एक ऐसा स्थान होता है जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित करके रखा जाता है। आज सभी राष्ट्र और राज्य सरकारों के अभिलेखों या फिर अभिलेख सरकारी दफ्तरों में ऐसे अभिलेखागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख, लेन देन के रिकॉर्ड्स का ब्यौरा रखें। मतलब आप समझ सकते हैं, अभिलेखागार वो जगह है जहां पे सरकारी हिसाब किताब का ब्यौरा रखा होता है। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि उन दिनों क्या था कि छापा खाना नहीं था, मतलब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, है ना। तो क्या होता था, लिपिक या फिर नकलवासी हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। मतलब जो फॉर एग्जांपल, अब प्रिंटिंग तो था नहीं तो हाथ से ही सब कुछ लिखना पड़ता होगा, है ना। मान लीजिए इसका एग्जाम्पल दिया है कि आप किसी दिन स्कूल नहीं गए, ठीक है, तो आपने अपने फ्रेंड का कॉपी ली और होमवर्क करा। अब कभी कभी उसकी राइटिंग समझने में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, बट स्टिल आप अपना दिमाग लगा के, मतलब अंदाज़ा लगा के, दिमाग नहीं अंदाज़ा लगा के आप क्या करते हैं कि लिख लेते हैं, नकल मार लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब अंदाज़ा लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं सही अंदाज़ा लगाओ, तो भिन्नता आपकी कॉपी में और उसकी कॉपी में भिन्नता होगी, डिफरेंस होगा। वही कुछ यहाँ पे बताया गया है ना। तो ये यहाँ पे इसलिए बताया गया है कि ये देखिए, ये हाथ से लिखा जा रहा है, यहाँ से ये हाथ से, इससे यहाँ से ये लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि अब देखिए, लिपिक क्या होते थे, अब जैसे प्रतिलिपियां बना रहे हैं, अब प्रतिलिपि बनाते बनाते क्या करें, एक प्रतिलिपि से दूसरी प्रतिलिपि में डिफरेंस, दूसरी प्रतिलिपि से तीसरी प्रतिलिपि में डिफरेंस, क्योंकि कभी किसी की भाषा समझ में नहीं आई, कभी किसी की राइटिंग समझ में नहीं आई, तो छोटे मोटे फेरबदल होते 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 कई फेरबदल होते चले गए। जो लिपिक होते थे छोटे मोटे फेरबदल करते चले गए, कई हद तक कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती गई, मतलब कॉपीज की भी कॉपी बन जाएंगी, है ना। मूल ग्रंथ अंततः या फिर लास्ट में ये हुआ कि एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां, मतलब ये एक मूल ग्रंथ है, टीचर ने करवाया ये था, इसकी कॉपी से राम ने लिया, राम से श्याम ने लिया, श्याम से किसी और ने लिया, ऐसे लिया, सब लोगों ने कॉपी से छापा, तो फिर क्या किया, सबने अपने अपने अलग अलग प्रतिलिपियां बना डाली। मेन तो यही था, उससे डिफरेंट डिफरेंट प्रतिलिपियां बना डाली, वही कुछ यहाँ पे बताया गया है। ओके, लेकिन इससे बड़ी गंभीर समस्या ये थी कि मतलब मूल प्रतिलिपि से सब भिन्न हो गई एक दूसरी। सबसे बड़ी समस्या ये थी, क्योंकि उत्पन्न ये हुई थी कि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती हो, बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था। ठीक है, इस बात का अंदाजा लगाने के लिए मूलतः लेखक ने लिखा, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ा, है ना।
नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते थे, ठीक है ना। जैसे वो होता नहीं, रिवाइज्ड बुक आई, इसका पार्ट 1 आया, पार्ट 2 आया, तो लेखक खुद जैसे मान लो एक बुक बनाया, सेटिस्फाई नहीं हुए, कुछ उसमें संशोधन करना, तो पार्ट 2 के नाम से कुछ निकाल दिया ऐड ऑन करके। यही चीज़ इन लेखक भी करते थे, उस टाइम भी करते थे, ठीक है। 14th सेंचुरी में क्या होता है, इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में, और ज़ियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में, दूसरी बार 2 वर्षों के बाद लिखा था। किसने? ज़ियाउद्दीन बर्नी ने। दोनों में अंतर था, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। बट 1971 में ये होता है कि जो इतिहासकार होते हैं उन्हें जो इन्होंने पहला वृत्तांत लिखा था उसके बारे में नॉलेज नहीं थी, उसके 2 साल बाद जो लिखा था उसकी नॉलेज थी, ठीक है। या पुस्तकालय के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था, तभी नॉलेज उन्हें नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है नए सामाजिक और राजनैतिक समूह। देखिए 700 से सन 700 से 1750 के बीच हजारों वर्षों के का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती था। मुख्य रूप से इसके पूरे काल में बड़े पैमाने में अनेक तरह के परिवर्तन हुए। अब परिवर्तन क्या क्या हुए, अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी, नई टेक्नोलॉजी के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि सिंचाई में हमें रहट का प्रयोग देखने को मिला, कताई में चरखे का, युद्ध में आग्नेयास्त्रों का, है ना, बारूद वाले हथियार जिसे बोलते हैं, का इस्तेमाल, ठीक है। इस उपमहाद्वीप में कई नई तरह के खान पान भी देखने को मिले थे, जैसे कि आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, ठीक है। ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन जो हैं वो नए प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए। न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू क्रॉप्स उन पीपल्स के साथ आई थी जो अपने साथ नई थिंकिंग, नए सोच, नए विचार भी लाए थे, ठीक है। परिणाम स्वरूप रिजल्ट ये होता है कि यह काल आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा, ठीक है। अध्याय 5, 6, 7 में इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। ये देखिए चरखा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिलती है कि अब देखिए उनमें से एक समुदाय था राजपूत। राजपूत का अर्थ राजा का पुत्र होता था। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो अपने आप को क्षत्रिय वर्ण या फिर क्षत्रिय होने का दावा करते थे, ओके। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है इस युग के राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिक और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने भी उठाया, ठीक है। पर्यावास देख लीजिए, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली, मतलब किसी भी क्षेत्र का जो पर्यावरण है और वहाँ की सामाजिक या आर्थिक जीवन शैली कैसी है उस पर रिलेटेड है, तो वो पर्यावास हो गया, ठीक है। पर्यावास में परिवर्तन के कई कारण कई वनवासी को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा, ठीक है भाई, स्थान छोड़ना पड़ा, वहाँ पे नहीं उनकी फसल उपज हो पा रही होगी, ठीक है। कुछ और वनवासी ज़मीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए, ठीक है। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों, मंदिर से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाना पड़ता था, किनको? कृषकों को, और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी, है ना। परिणाम स्वरूप ये था कि किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर आने लगा था। कुछ के पास ज़्यादा ज़मीन हो गई थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, कुछ लोग खेतों से खाली समय में दस्तकारी आदि का काम भी कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियां और उपजातियों में बंटने लगे। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर समाज में ऊंचा नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जा मतलब जैसे मान लो व्यवसाय के आधार पर दर्जा दे दिया, आप ये काम करते तो आप ये जाति के हो गए, आप ये काम करते तो आप ये जाति के हो गए। मगर ये जो दर्जा था ना, ये स्थायी नहीं था। मान लो उनके पास पैसा आ गया, वो कुछ और काम करने लगे तो उनका बदल जाएगा जाति धर्म,
है ना, उस टाइम यही था। एक ही जाति या किसी क्षेत्र में कोई दर्जा होता था या किसी अन्य क्षेत्र में कोई, ठीक है। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने आप नियम बनाती थी। मतलब अपने सदस्य, जैसे एक पर्टिकुलर जाति के लोगों का नियंत्रण वहाँ के जो जाति पंचायत होती थी वो करती थी। अब उस जाति पंचायत में कौन होते थे? बूढ़े बुजुर्ग नियम बनाते थे, है ना। उसी उसी का पालन करना होता है उस पर्टिकुलर जाति को जो उससे बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। क्षेत्र और साम्राज्य की अगर बात करें तो देखिए, चोल और ये आप चैप्टर नंबर 2, तुगलक चैप्टर नंबर 3, मुगल चैप्टर नंबर 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 में हम देखेंगे प्रशस्ति क्या है। एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया, किसे? गयासुद्दीन बलबन को, ठीक है, जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में बंगाल, ठीक है, आप ये याद रखिएगा, गयासुद्दीन बलबन पूर्व में बंगाल से लेकर के पश्चिम में अफगानिस्तान के गजन तक फैला हुआ था। किसका शासनकाल? गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल पूर्व में बंगाल से लेकर के अफगानिस्तान की गजन तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, ये सब दक्षिण का ही तो है। आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, है ना, ये सब कुछ आता था, दक्षिण भारत द्रविड़ आ जाता था। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, ये इन्होंने ऐसे ऐसे करके सिविस्तान ये सब दर्शाया गया है, नंबर रोमन नंबर्स में यहाँ पढ़ा है ना, ये एरिया को ये बोला जाता था, ठीक है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें भाषा और क्षेत्र की। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री कहाँ की? दक्षिण कर्नाटक की। तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मबरी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के। अमीर खुसरो ने आगे ये भी बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो कि विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, एक प्राचीन भाषा है जो कि केवल ब्राह्मणों को आती है, ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती है, ठीक है। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे, उनकी अपनी भाषा और संस्कृति और विशेषता भी स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में इनके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र बेसिकली विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़े थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराव चलती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैले एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेता था, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है 18वीं सदी में मुगल वंश के पतन के ढलान पर था। मुगल वंश जो था पतन के ढलान पर था, मतलब समाप्ति की ओर था, डिस्ट्रॉय होने वाला था। फलस्वरूप ये था कि क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे थे, जो क्षेत्रीय राज्य थे वो फिर से उभरने लगे थे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल रही थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्य का शासन चल रहा था और उन राज्यों की बहुत सी उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें कई परंपराओं से लगता है, ठीक है, जो कि इन क्षेत्र में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न, कुछ समान होती थी। ओके, ये इन्फॉर्मेशन ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब ये देखिए, 700 से 1750 के बीच के हजारों वर्ष में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। पुराने और नए धर्म की हम बात कर लें, इतिहास में जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में
कई बड़े बड़े परिवर्तन, मतलब धर्म में, धार्मिक परंपराओं में, आस्थाओं में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए थे। आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित था। जैसे जैसे समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे वैसे आस्थाओं में भी परिवर्तन आया। मतलब कुछ टाइम पे कुछ देवी देवताओं, नए नए देवी देवताओं की लोग पूजा करने लगे, राजाओं द्वारा मंदिर का निर्माण हुआ, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व और बढ़ गया और उनकी सत्ता और बढ़ गई, क्योंकि उन्हें संस्कृत का ज्ञान था। ब्राह्मण को बहुत आदर मिलता था, उनके संरक्षक होते। नए नए राजा, नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। ओके, अब संरक्षक देख लिए, कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या फिर अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सराहा दे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रमेल इष्ट देव के रूप में बताई गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। मतलब पुजारियों के कर्मकांड की ज़रूरत नहीं है, भक्त खुद ईश्वर में आस्था रखे और वो खुद पहुंच पाएगा। ठीक है, आसानी से ईश्वर को प्राप्त कर लेगा या उसकी भक्ति खुद कर सकता है ना। और इसमें ये भी बताया गया है कि यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप के नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। जैसे कि कुरान शरीफ भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। कुरान शरीफ किसके जरिए पहुंचा? 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान जो थे वो कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ बताते थे, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते थे, जिसका प्रेम करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को वो गले लगाते थे, और चाहे वो व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये मुसलमानों के कुरान शरीफ के बारे में। जस्ट अ मिनट नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है, कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा का संरक्षण देते थे। ठीक है, हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। शिया जो थे वो पैगंबर साहब के दामाद अली को मानते थे। ठीक है, सुन्नी जो थे वो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। ठीक है, ये सबकी अपनी अपनी मान्यताएं थीं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये हम एक और चैप्टर में पढ़ चुके हैं, क्लास 6th में आई गेस पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने इतिहास जो पढ़ा था उसमें प्राचीन समाज के कई प्रकारों का, मतलब प्राचीन मतलब पिछले साल 6th क्लास की बात ये लेखक कर रहे हैं। ठीक है, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गाँव के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल मतलब ये मध्ययुगीन 7th क्लास के बच्चे क्या करेंगे, जो इतिहास पढ़ेंगे वो मध्य भारत का इतिहास या फिर मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसमें वो लोग समाज के विस्तार, क्षेत्रीय सामाजिक राज्य के उदय, कभी कभी तो वनवासियों की कीमत पर प्रधान, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ये लेखक बता रहा है बच्चों को। ठीक है, ये बुक NCERTs की खुद बोलती हैं कि बच्चा खुद पढ़ सके। ओके, भारत के इतिहास के ये हजार साल अनेक बदलाव के साक्षी रहे हैं। ठीक है, आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न है, ये इन्होंने कुछ बताया है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिलती है
ये वही चैप्टर आ गया है, मतलब वही पेज फिर से मैंने फ़ोटो खींच दी है, ठीक है। अब ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब देखिए हम देखते हैं हमने जो कुछ पढ़ा है, कुछ क्वेश्चंस हमारे मैच हो रहे हैं, कुछ हम कर पा रहे हैं क्या नहीं। देखिए अब इसमें पूछा गया अतीत में विदेशी किसे माना जाता था, तो विदेशी किसे माना जाता था, अभी हमने पढ़ा है कि दूसरे गाँव से कोई भी व्यक्ति आया है तो वो विदेशी हो गया उस गाँव के लोगों के लिए, ठीक है। सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिले, नहीं ऐसा नहीं है। 700 के पहले के भी अभिलेख मिले हमें एंशियंट हिस्ट्री में, प्राचीन हिस्ट्री भारत के इतिहास में। 700 के बाद में मिले और 700 से 1750 मतलब तीनों, प्राचीन हो, मध्य हो या आधुनिक हो, सभी के हमें अभिलेख मिले हैं, तो ये गलत हो गया। इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की, ये सही है। कि कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ साथ कभी वनवासी अपने जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए, ये भी सही है। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीरी का शासक नहीं, पश्चिम बंगाल तक ही, या पश्चिम बंगाल से अफगानिस्तान के गजनी, ये अभी हमने बार बार इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने रिपीट किया था गयासुद्दीन बलबन के बारे में कि इनका कहाँ से कहाँ तक का था। पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी गजन तक फैला हुआ था, ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। अब लेखागार में क्या होता था, दस्तावेज रखे जाते थे, और 14वीं सदी के इतिहासकार कौन थे, जियाउद्दीन बन्नी थे। और फसल कौन कौन सी थी हमने बताई थी अभी आपको, आलू, मक्का, मिर्च, ये सारी चीज़ें उस टाइम की फसलें थी, ठीक है। ये चैप्टर हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और इन्फॉर्मेशन, आप 3 क्लासेस देख सके तो मैं 3 भी प्रोवाइड कर दूँ। वीडियो देखने के बाद प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, ओके, क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे भी बहुत मेहनत लगती है। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई mama's channel. Bye from Shiva's side.